नमस्कार। स्मृति रत्नाकर में एवं आयुर्वेद के बहुत सारे ग्रंथों में यह सूत्र दिया गया है, पूर्व जन्म कृतम पापम व्याधि रूपेण बाधते। अर्थात हमने पूर्व जन्म में जो भी पाप कर्म किए हैं वही सब इस जन्म में रोग व्याधि या डिसीज होके हमारे जीवन में प्रकट होते हैं। अब हमने पूर्व जन्म में क्या किया है वह जानने के लिए जो शास्त्र हमें दिया गया है वह शास्त्र है ज्योतिष शास्त्र। ज्योतिष शास्त्र की व्याख्या करते हुए लघु जातक एवं बृहस्पति संहिता में यही बात की गई है। यद उपचितम अन्य जन्मनि शुभाशुभम तस्य कर्मणः पक्तिम व्यंजयति शास्त्रमेतत् तमसी द्रव्याणि दीप इव। अर्थात एक डार्क रूम हो और उसमें कौन सी चीज़ कहाँ पर रखी हो वह दिखाने का काम जैसे एक दिया कर लेता है, वैसे ही हमने जो पूर्व जन्म में कर्म किए हैं वो कर्म इस जन्म में हमें क्या फल देंगे उसके ऊपर ज्योति देने का काम, प्रकाश देने का काम जो शास्त्र करता है उसी का नाम है ज्योतिष शास्त्र। प्रश्न मार्ग में भी यही बात कही गई है, लेकिन वहाँ पर ग्रहों का नाम दिया गया है। आप श्लोक देखें। पूर्व जन्म अर्जितम कर्म शुभम वा यदि वा शुभम तस्य पक्ति ग्रहा सर्वे सूचयन्तिह जन्मनि। सो एक बात तय हो गई कि हमारे जीवन में कौन सी घटना कब घटित होगी, कौन सा डिसीज कब मैनिफेस्ट होगा, उस घटना को प्रकाशित करने का काम ज्योतिष शास्त्र करता है। अब यह समझने के बाद ये समझना भी आवश्यक हो जाता है कि आकाश में दिखने वाले ग्रह नक्षत्र और हमारा स्वास्थ्य या हमारा शरीर कैसे एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। अब आयुर्वेद के प्रणेता महर्षि चरक ने एक सूत्र दिया है चरक संहिता में, पुरुषो अयम लोक सम्मितः। अर्थात यह पुरुष, दैट मीन्स हम मनुष्य, उस संसार या लोक या सृष्टि के समान है। इसी बात को उपनिषद में इस स्लोगन के द्वारा समझाई गई है, यत ब्रह्मांडे तत पिंडे। दैट मीन्स मैन इज ए स्मॉलर वर्जन ऑफ द यूनिवर्स। अब विश्विक बात होती है, जब यूनिवर्सल बातें होती है तब यूनिवर्सल टाइम को समझाने के लिए शास्त्र में उसको कहा गया है काल, और उस काल को रिप्रेजेंट करने के लिए शास्त्रों में एक सिद्धांत समझाया गया है और वो है काल पुरुष का सिद्धांत। अब इस काल पुरुष के भिन्न भिन्न अंगों के आधार पर नक्षत्र बने हैं, राशि बनी है और हमारे कुंडली के 12 स्थान बने हैं। सबसे पहले वामन पुराण में उसके बारे में विशद साथ से बात की गई है कि सब राशियों का निर्माण कैसे हुआ और काल पुरुष के विभिन्न अंग से क्या देखा जाता है। यहाँ पर मैं सिर्फ वामन पुराण का प्रथम श्लोक दे रहा हूँ। जिसको डिटेल में अभ्यास करना हो उनको मेरी गुजारिश है कि उनको वामन पुराण का अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि वामन पुराण में जो श्लोक दिए गए हैं उसी श्लोक को सभी शास्त्रों ने मान्यता दी है। वामन पुराण का श्लोक देखें। यत्र अश्विनी च भरणी कृतिकायाः तथांशकः मेषो राशि ही कुज क्षेत्रम तत्क्षीरः काल रूपिणः। अर्थात अश्विनी नक्षत्र पूरा, भरणी नक्षत्र भी पूरा एवं कृतिका नक्षत्र का एक चरण, प्रथम चरण मिलके मेष राशि का जन्म होता है। इसका स्वामी मंगल है और मेष राशि काल रूपी ईश्वर का सिर या हेड कही गई है। अब जो काल पुरुष को एप्लीकेबल है वही हम सब मनुष्यों को भी एप्लीकेबल है। उसका अर्थ ये हुआ कि मेष राशि इज इक्वल टू हेड। ऐसे ही सब राशियों को भिन्न भिन्न अंग दिए गए हैं। आप फिगर देखें। मेष राशि से सिर, वृषभ राशि से मुख, मिथुन राशि से दोनों हाथ, कर्क राशि से छाती या बगल, सिंह राशि से हृदय, कन्या राशि से जठर, तुला राशि से नाभि,
वृश्चिक राशि से गुप्तांग, धन राशि से उरु या थाइस, मकर राशि से घुटने या नीस, कुंभ राशि से एंकल या काप्स और मीन राशि से 2 चरण या फिट देखे जाते हैं। सो उसका अर्थ ये हुआ, अगर हम ध्यान से देखें तो उसका अर्थ ये हुआ कि अगर किसी भी व्यक्ति की कुंडली में मेष राशि में अगर कोई दोष होगा तो उसको सिर के ऊपर कोई चोट होगी या सिर दर्द होगा। अगर किसी की वृषभ राशि वीक है तो उसको मुख रिलेटेड डिसीज हो गए। एंड इन अ वेरी सेम वे अगर किसी की मीन राशि खराब है तो उसको फिट रिलेटेड डिसीज होंगे। अब जैसा कि मैंने बताया कि काल पुरुष के ही विभिन्न अंगों को कुंडली के आधार पर भी दर्शाया गया है। आप फिगर देखें तो यहाँ से स्पष्ट समझ में आती है कि कुंडली के प्रथम भाव या लग्न को सिर कहा गया है काल पुरुष का, द्वितीय भाव को मुख और वैसे ही 12th हाउस को फिट कहा गया है। और उसका अर्थ ये हुआ कि अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में 12th हाउस में कोई मेलेफिक प्लैनेट है या उसका 12th हाउस डिस्टर्ब हो रहा है तो उसको फिट रिलेटेड डिसीज हो गए। अब इतना ही नहीं, प्रत्येक ग्रहों को भी हमारे शरीर के अवयव एवं हमारे शरीर के संचालन करते हुए तंत्र के साथ कोरिलेट किया गया है। संक्षिप्त में बात करूँ तो सूर्य से अस्थि, जैव विद्युत, नेत्र एवं श्वसन तंत्र के बारे में जाना जाता है। चंद्र रक्त, जल, अंतःस्रावीय ग्रंथियाँ और हॉर्मोन्स एवं माइंड को नियंत्रित करता है। मंगल यकृत, रक्त कणिकाएँ एवं पाचन तंत्र को नियंत्रित करता है। बुध से अंग प्रत्यंग स्थित तंत्रिका तंत्र एवं त्वचा के बारे में जाना जाता है। गुरु से स्मृति, बुद्धि एवं नाड़ी तंत्र के बारे में जाना जाता है। शुक्र से वीर्य, रज, गुप्तांग, कफ एवं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में जाना जाता है। शनि केंद्रीय नाड़ी तंत्र को रिप्रेजेंट करता है और राहु केतु शरीर के अंदर रहे हुए आकाश एवं अपान वायु को नियंत्रित करता है। अभी तक की जो हमारी चर्चा थी उनसे हमने ये समझा कि राशि के आधार पर, नक्षत्र के आधार पर, कुंडली के आधार पर एवं ग्रहों के आधार पर हम ये जान सकते हैं कि व्यक्ति को किस तरह के रोग होने की संभावना है और उस रोग को कैसे नियंत्रण में लाया जा सकता है या मिटाया जा सकता है। अब मान लीजिए किसी को ऑलरेडी कोई डिसीज़ हो चुका है और उसको उसका उपचार करना है तो उसके लिए भी ग्रह दशा देखनी चाहिए, ऐसा स्पष्ट कहा गया है। ऐसा कहा गया है कि जब व्यक्ति की ग्रह दशा शुभ हो तभी उसके उपचार के लिए प्रयास करना चाहिए, अन्यथा वह प्रयास व्यर्थ जाता है। और यह समझाने के लिए वैद्यकीय साहित्य में रसेंदु नाम के एक वैद्य की कथा आती है। हुआ यूँ कि रसेंदु नाम के एक वैद्य थे, उनका अंतःकरण बहुत ही शुद्ध था और उनके पास शास्त्रीय ज्ञान भी था। ये दोनों होने के कारण उनके पास ऐसी चमत्कारिक शक्तियाँ थी कि जिसका भी वो इलाज करते वो ठीक हो जाता। मृत व्यक्ति के अंदर भी प्राण संचरण हो जाता और इसीलिए उनको प्राणाचार्य भी कहा जाता था। और ज्यों-ज्यों समय निकलता गया, जब उनको लगा कि अब मैं बहुत वृद्ध हो चुका हूँ, तो उन्होंने अपने पूरे अनुभवों को मिलाकर 3 रामबाण गोलियां बनाई। ये ऐसी गोलियां थी कि अगर किसी को भी दी जाए तो वह व्यक्ति पुनर्जीवित हो जाएगा, उसके डिसीज सब चले जाएंगे। और उन्होंने सबको ये बता भी दिया था, मैं रहूं या न रहूं, इस जगह पर मैंने दवाई रखी है, आप जो योग्य व्यक्ति हो उनको देना, वह अच्छा हो जाएगा। और ऑब्वियसली उस जमाने में योग्य व्यक्ति मीन्स राजा या फिर प्रधान। अब हुआ यूँ कि उज्जैन नगरी का राजा हर्षवर्धन बीमार हुआ और सबको इस रसेंदु के बारे में पता था। तो जब उनके राज वैद्य से कुछ नहीं हो पाया तो कुछ समय के बाद रसेंदु को बुलाया गया। रसेंदु के पास 3 गोलियां थी, उसमें से एक गोली वो लेकर राजा के पास गए। राजा को वो गोली दे दी और सबको लगता था कि 1-2 घटी में या 1-2 घंटे के बाद वो ठीक हो जाएंगे। सुबह गोली दी थी, शाम हो गई, फिर भी राजा को अच्छा नहीं हुआ। तब तक लोगों के अंदर बहुत सारा आक्रोश भी हो चुका था। उनके जो राज दरबारी जो थे,
एवं जो सिपाही थे वो भी बहुत क्रोधित हो चुके थे रसेंदु के लिए, क्योंकि उन सबको लगा था कि इससे ठीक हो जाएगा। तो प्रधान ने, जो उनका जो मुख्य प्रधान था, उन्होंने रसेंदु को ये कहा कि आप ऐसा कीजिए, महल से चले जाइए और किसी जंगल में रहिए कुछ समय के लिए, क्योंकि लोगों को अब बहुत आक्रोश हो चुका है, वो शायद आपको मार भी दे। ये तो प्रधान सेवक ने कहा, लेकिन उसके अंदर भी, रसेंदु के अंदर भी एक तरह की निराशा थी, क्योंकि पूरे जीवन के अभ्यास को मिलाकर उसने 3 गोलियां बनाई थी और उसमें से 1 गोली राजा को दे दी और कुछ भी नहीं हुआ। सो वो बहुत निराश था। सो चलते चलते शाम के और चलते चलते रात हो गई। रात होते होते वो जंगल के पास पहुंचता है और एक वृक्ष के नीचे बैठता है। वो बहुत ही निराश था और जब वो दुखी होकर ये सोचता है कि इस ज्ञान का क्या अर्थ, ये शास्त्र ही बराबर नहीं है, मेरे से गलती नहीं हो सकती, उसका अर्थ ये हुआ कि शास्त्र में ही गड़बड़ होनी चाहिए। ही वॉज डाउटिंग आयुर्वेद इटसेल्फ। और स्टोरी में ये कहा गया था, तब धन्वंतरी जी एक नव युवक का स्वरूप लेकर आते हैं, रसेंदु के पास बैठते हैं, थोड़ी बहुत औपचारिक बातों के बाद पूछते हैं कि आप कौन हो। तो रसेंदु अपने बारे में बताता है, क्या हुआ वो बताता है और फिर कहता है कि मेरी श्रद्धा पूरी तरह से अब निकल चुकी है, आयुर्वेद के बारे में ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब शास्त्रीय बातें हैं। तब वो नव युवक कहता है कि ये सब बातें तो ठीक है आपकी औषधि की, लेकिन क्या आपने राजा के ग्रह देखे थे? जब आपने दवाई दी तब मुहूर्त भी देखा था? और सडनली रसेंदु को ये समझ में आती है उसकी गलती कि उसने राजा की कुंडली तो देखी ही नहीं थी। जब दवाई दी तब कौन से ग्रह चल रहे थे वो मुहूर्त भी नहीं देखा था। उसको अपनी गलती समझ में आती है। वो तुरंत सुबह अपने क्लिनिक पर जाता है, वहाँ से गिनती करता है, राजा की कुंडली लेता है और 2 दिन के बाद शुभ नक्षत्र में और शुभ मुहूर्त में वो राजा को वापस दवाई देता है। और हिस्ट्री गवाह है, स्टोरी गवाह है कि हर्षवर्धन जो राजा था वह तुरंत ही ठीक हो जाता है। और इसी स्टोरी को दिखाने के बाद वैशज्य रत्नावली में यह श्लोक दिया गया है। वो श्लोक ये कहता है कि पहले ग्रहों की अनुकूलता देखनी चाहिए और उसके बाद ही अगर कोई ग्रह दोष हो तो वह दूर करना चाहिए और उसके बाद ही व्यक्ति का उपचार करना चाहिए। आप वैशज्य रत्नावली का श्लोक देखें। ग्रहेषु प्रतिकूलेषु नानुकूलम ही भैषजम ते भेषजानां वीर्याणि हरन्ति बलवन्त्यपि प्रतिकुत्य ग्रहानादो पश्चात कुर्यात् चिकित्सितम। अर्थात सूर्यादि ग्रहों की प्रतिकूलता में व्याधिग्रस्त रोगी को औषधि भी अनुकूल फल नहीं करती, क्योंकि औषधि के गुण प्रभाव, मेडिसिन्स की इफ़ेक्टिवनेस को ग्रह इफ़ेक्ट करते हैं, हरण कर लेते हैं। अतः पहले ग्रहों को अनुकूल करके बाद में चिकित्सा करनी चाहिए। पूरी चर्चा का सार ये है कि सर्वप्रथम तो हमें हमारी कुंडली का अभ्यास करना चाहिए कि हमें किस तरह के डिसीज़ होने की संभावना है और वो डिसीज़ हो उससे पूर्व ही उसका उपचार कर लेना चाहिए। और अगर कोई डिसीज़ हो चुका है तो उसके उपचार के लिए भी ग्रह दशा देखनी चाहिए। कुंडली का अभ्यास करके जब हमारी ग्रह दशा हमारे लिए अनुकूल हो, उसी आधार पर आइदर सर्जरी करवानी चाहिए या फिर दवाई या औषध का उपयोग करना चाहिए। याद रहे, जैसे हम हमारे रूटीन चेकअप के लिए हमारे पैथोलॉजिकल रिपोर्ट्स निकालते हैं और वो लेकर किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाते हैं ताकि हमारा हेल्थ का रूटीन चेकअप हो सके, वैसे ही हमें मेडिकल एस्ट्रोलॉजी चेकअप भी करवाना चाहिए, क्योंकि रोग उत्पन्न हो उससे पूर्व ही उसका उपचार कर लेना बुद्धिमता की निशानी है। रोग हो, आपत्ति हो, उससे पूर्व ही
उसके उपाय कर लेने चाहिए। ऐसी ही बात सारंगधर पद्धति में कही गई है। सारंगधर पद्धति में जो श्लोक कहा गया है वह श्लोक यहाँ पर प्रस्तुत करके मैं मेरी वाणी को विराम दूंगा। आप श्लोक देखें। चिंतनीया ही विपदा मादावेव प्रतिक्रिया न कूप खननम युक्तम प्रदीप्ते वहिना गृहे। अर्थात भविष्य में होने वाले रोगों का पहले से ही विचार कर लेना चाहिए और उपचार कर लेना चाहिए। घर में आग लगे तब कुआं खोदना व्यर्थ है। शुभम भवतु। प्रणाम।